हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है हमें 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है 5 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें 13, है ना। बोला गया है सवाल में ऐसा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर के, तो पूछा गया है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। भाई बहुत आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। कर लिया ये सवाल सभी लोगों ने? अरे ये वाला सवाल कर लिया था सभी लोगों ने? हो गया ये वाला सवाल सभी लोगों से? बता दीजिए एक बार। अगर नहीं हुआ है तो मैं करवा रहा हूं कि किस प्रकार से होगा। आज की क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा प्रॉपर, आप साइड से जाके होमवर्क चेक भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए, बच्चे ने जवाब भी दिया है कि π/2 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ठीक है, π/2 ही इसका करेक्ट आंसर। देखो बेटा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन है सी के बराबर। इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या है बेटा? सी के बराबर, मतलब सी जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो है सी। अब देखो, अगर रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर का ए और बी का वो आ रहा है सी, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखते हैं बेटा? ये मैग्नीट्यूड है ए का, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। चलिए, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 13 है, बराबर में अंडर रूट करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 12, 12 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 144 आता है बेटा, तो लिख दिया हमने 144 प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, बहुत बढ़िया बात है, प्लस 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है ए की वैल्यू? 12, तो लिखा हमने 12, बी की वैल्यू दी हुई है 5 और ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 169 बराबर 144 और 25 होते हैं 169, तो 169 प्लस ये हो गया अपने पास में 12 और 5 60, 60 और 2 120 कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ने इस स्क्वायर को मार दिया तो अपने पास बना 169 बराबर 169 प्लस 120 कॉस थीटा, ठीक है। इस 169 को इधर लाए तो 0 आ गया, 0 बराबर 120 कॉस थीटा, और 120 को इधर 0 में भाग देंगे तो कॉस थीटा बराबर आ गया 0, यानी कि थीटा की वैल्यू कितने पे 0 होती है? π/2 पे। अरे कितने पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है बेटा? 90 डिग्री पे। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये चीज आपको 10वीं में सिखा दी जाती है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ होमवर्क के क्वेश्चन में? आज एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी उसे बोलते हैं। जल्दी बता दीजिए बेटा, कोई तकलीफ पूरे सवाल में किसी को नहीं आया हो? वैसे कल हमने इस पे बहुत सारी चर्चा की थी, बहुत सारी इस पे बातें की थी, बहुत सारे इसके सवाल किए थे। अगर किसी को लगता है कि इस सवाल में कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकता है अपने कमेंट में लिख के, मैं इस सवाल को रिपीट कर दूंगा। कोई तकलीफ नहीं किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा देखो, यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि यार दो वेक्टर जब भी मुझे मिलेंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड मान लें बी के बराबर, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो हम इनका जो रिजल्टेंट लिखेंगे, सी लिखो, आर लिखो, जो भी लिखो, चलो आर मान लो, ठीक है। ये जो आर आएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वैसे लिखा जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लो ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमने बताया था कल आपको कि tan अल्फा जो होगा ना वो होगा जिसके साथ एंगल बना रहा वो आएगा अकेला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या आएगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अरे ऐसे ही लिखा जाएगा, अल्फा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका अगर मैं tan निकालूं तो किसके बराबर होगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे a अकेला क्यों आया? क्योंकि a के साथ हम r का एंगल देख रहे हैं, हम बी के साथ नहीं देख रहे हैं। यहां पे आर का एंगल, यहां पे आर का एंगल देखा जा रहा है ए के साथ, जिसके साथ देखते हैं वो अकेला आता, उसके साथ साइन कॉस कुछ नहीं आता। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए बेटा, बिल्कुल बेसिक कहानी है, ठीक। चलिए आगे की कहानी पकड़ते हैं
यहां तक हमने सबने सारी चीजें पढ़ ली थी। अच्छा, अब यार एक चीज सोचो कि अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूं ऐसे, ये बना दिया मैंने 3, ये बना दिया मैंने 4, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 90 डिग्री पे है दोनों भाई, दोनों वेक्टर कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? कैसे लिखेंगे पता है? 3 और 4 का रिजल्टेंट कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे पता है? देखो भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 4 कॉस 90, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो आ गया अंडर रूट में 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट में 25 यानी कि 5। तो इनका रिजल्टेंट कितना आया बेटा? 5। 25 नहीं 5, अंडर रूट 25 यानी कि 5। तो मैंने इनका रिजल्टेंट लिखा, यहां कहीं आया, कितना आया? 5 आ गया। ठीक है भाई साहब, ये बात मुझे चमक गई। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया 5 के बराबर। अगर मैं इसका एंगल देखना चाहूं तो एंगल कैसे पता चलेगा? मान लो ये वाला जो एंगल है ये है अल्फा, ठीक है, तो मैं देख सकता हूं यहां डायग्राम से, वैसे मैं अभी तो 90 डिग्री पे, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई साहब ये वाली tan अल्फा अगर मैं लिखना चाहता हूं, tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा? ये वाली हाइट यानी कि 4 डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट यानी कि 3, ऐसे लिखा जा सकता है tan अल्फा बराबर 4/3। अरे ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली हाइट ये है 4 डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट ये है 3। अरे ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, tan थीटा निकालना आता है ना, tan अल्फा निकालना आता है, tan का फॉर्मूला पता, हाइट अपॉन बेस होता है, तो एंगल आ गया 4/3। ठीक है, यानी कि ये tan की वैल्यू जब 4/3 होगी किसी भी एंगल पे, मतलब जिस भी एंगल पे होती होगी, 53 डिग्री पे होती है वैसे तो इतना रिजल्टेंट यहां पे आ जाएगा, मतलब 5 जो है वो अल्फा एंगल पे 3 से ऊपर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे क्लियर है यहां तक की कहानी सभी लोगों को? अल्फा क्या है? अल्फा है, अल्फा का जो tan होगा वो 4/3 होगा, अल्फा का जो tan होगा वो 4/3 होगा, और अल्फा एंगल ऊपर होगा अपना रिजल्टेंट 3 वाले वेक्टर से, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, उससे अल्फा एंगल अपना ऊपर है, तो डायरेक्शन पता चल गई अपने को। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी tan इनवर्स 4/3। ठीक, क्लियर है? चाहे आप इसको उस फॉर्मूला से निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बी इसको इससे निकाल सकते हैं ना, 4 sin थीटा अपॉन 3 + 4 cos थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई साहब दो वेक्टर के बीच में अगर रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का एंगल 3 के साथ में कितना आएगा? 4 sin थीटा अपॉन 3 + 4 cos थीटा। अरे ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला वेक्टर प्लस ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, यही कहानी चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, तो यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मैं एक 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे अगर मैं 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाता हूं, तो उसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 3 और 4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या ये एक ही बात है? क्या ये एक ही बात है? अरे देख, 3 और 4 2 वेक्टर थे, इनका रिजल्टेंट आया 3 से अल्फा एंगल पे 5। अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, ठीक, वो जो भी होगा वो हमारा हेडेक है ही नहीं। लेकिन यह बात समझने वाली है कि 3 और 4 का रिजल्टेंट आ रहा 5, 3 और 4 का रिजल्टेंट आ रहा 5, जब 3 और 4 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इस 5 को अगर मुझे 2 परपेंडिकुलर पार्ट में तोड़ना है, तो मैं ऐसे 3 और ऐसे 4 ऐसे भी लिख सकता हूं ना 90 डिग्री पे। अरे चाहे मैं 5 लिखूं अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, चाहे मैं 3 और 4 को लिखूं 90 डिग्री पे, बात क्या एक ही है? इन दोनों का भी रिजल्टेंट अल्फा डिग्री पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या ये दोनों एक ही बात है? क्या ये दोनों एक ही बात है? क्या ये दोनों एक ही बात है? जी हां, क्योंकि इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये बनता है। अगर इन दोनों से ये बन रहा है तो इससे ये दोनों क्यों नहीं बन सकते? अरे प्रोसेस तो रिवर्सिबल है ना, ये दोनों से ही तो ये आया भाई, तो इसका मतलब इससे ये दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे ही बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोला जाता है बेटा?
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ देना, यही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी एक वेक्टर को उसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ देना। देख, इस वेक्टर को मैंने दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ दिया है। अब ये दोनों वेक्टर बन चुके हैं इस 5 वेक्टर के कंपोनेंट। ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट है। बात चमकी कि नहीं चमकी, जल्दी बता दे। अरे बात चमकी कि नहीं चमकी, जल्दी बता भाई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इन दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इससे एक वेक्टर से दो वेक्टर में तोड़ने की जो कला है, उस कला को ही कंपोनेंट बोल रहे हैं। 4 जो है इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, 3 जो है इस 5 का x डायरेक्शन का कंपोनेंट है। ठीक है बेटा। और कंपोनेंट का जो मीनिंग है वो क्या होता है? वो होता है छाया। क्या होता है? छाया। कंपोनेंट का मीनिंग होता है छाया। जैसे अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूं और इस पे ऊपर से टॉर्च गिरा दूं, इसके ऊपर से टॉर्च गिराऊं, तो देख टॉर्च क्या करेगी, इस पेन का ये ऐसा चित्र बनाएगी। यहां पे, यहां से लेके और यहां तक का चित्र बनाएगी, यहां तक का। ठीक है, अरे ऐसा ही बनाएगी। ऊपर से अगर मैं यहां पे टॉर्च लगा दूं, ऊपर से अगर मैं टॉर्च डालूं इस वाले पेन पे, देख ऐसे पेन पकड़ो कभी, है ना, पेन पकड़ना ऐसे, ठीक, और इस पे ऊपर से डालना टॉर्च, तो इसकी जो पेन की परछाई बनेगी ना, वो सीधी बनेगी, यहां पे बिल्कुल सीधी ऐसी, है ना। तो इसे बोला जाता है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। और अगर मैं इस पेन के ऊपर इधर से टॉर्च लगाऊंगा, तो इसकी जो परछाई बनेगी ना दीवार पे, वो बनेगी ऐसी, ये बोला जाएगा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। ठीक है बेटा सभी लोगों को? अरे कुछ ज्यादा ऐसी बात है ही नहीं, बेसिक फिजिक्स है ये, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है। कंपोनेंट किसे कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ देने की कला को। एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ देने की कला को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। ये मैंने समझा दिया आपको कि 3 और 4 का जो रिजल्टेंट आया हुआ है 5, मतलब 3 और 4 को 90 डिग्री पे अगर मैं ऐड करता हूं, 90 डिग्री पे अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं 3 और 4 का, तो आएगा 5 अल्फा डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं अल्फा डिग्री पे 5 को बनाता हूं, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं 290 डिग्री पे 3 और 4 को भी बना सकता हूं, क्योंकि इन दोनों से ही तो यह आया है। अरे जब इन दोनों से यह आया है, तो इससे ये दोनों भी बनाए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने करके देखा। हमने 5 सेंटीमीटर लंबी कोई लाइन ली, उसे अल्फा डिग्री पे रखा और ऊपर से लगा दिया हमने एक टॉर्च, तो उसकी जो यहां एक्स डायरेक्शन में प्रतिबिंब बना, एक्स डायरेक्शन में जो उसकी परछाई बनी, वो 3 सेंटीमीटर लंबी थी। वाई डायरेक्शन में जो बनी वो 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमें पता चल गया भाई इसके 2 टुकड़े जो होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो 3 और 4 के होंगे। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इन दोनों से ही ये आया है, तो इससे ये दोनों आएंगे। बोता चमकी कि नहीं चमकी बात तेरे को? ठीक है, इसे ही कंपोनेंट कहते हैं। ये दोनों जो हैं, ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट हो गए। किसके? इस 5 के। अब देखो, इसे और अच्छे से समझने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर के कंपोनेंट कैसे किए जाए। मान लो मेरे पास वही केस लेता हूं मैं, यहां पे है 3 और यहां पे दिया हुआ है 4। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आ रहा है अपना 5, यह आ रहा रिजल्टेंट 5, और कितने पे है? अल्फा एंगल पे। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? चलो, अब मुझे क्या करना है? मुझे काम करना है। क्या काम करना है? मुझे इस 5 के कंपोनेंट लेने हैं। मतलब मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये 3 और ये 4 इस 5 के ही 2 कंपोनेंट है। ये तो आपको समझ में आता, 3 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा, वेक्टोरियल एडिशन इनका करूंगा, तो 5 ही आएगा भाई अल्फा पे। और अल्फा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 4/3। यही अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स 4/3। बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि इस 5 के 2 कंपोनेंट है। ये कौन कौन? एक तो ये और एक ये। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो 3 और 4 हैं। मैं तो बस निकालना चाहता हूं कि कितने होंगे। मैं मान लेता हूं ये कंपोनेंट आ गया x और ये कंपोनेंट आ गया y। ठीक है, मुझे पता नहीं है 3 है या 4 है, नहीं, मुझे बस अल्फा पता है। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि हमें पता था ना कि या तो 3 और 4 से 5 लिखूं, या 5 से अल्फा डिग्री पे 3 और 4 बना दूं।
इस 5 से अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि दो कंपोनेंट जो बनेंगे वेक्टोरियल, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे, वो 3 और 4 ही होंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं इस प्रकार से, और इस पूरे ट्राइंगल में मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। मेरे पास 5 है, तो देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। जब मेरे पास बेस और हाइपोटेनस होता है तो मैं कॉस थीटा यूज करता हूं, तो मैंने लिखा कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन 5, यही आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 कॉस अल्फा। अब यार मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है किसकी, tan अल्फा की। अरे अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3 है ना, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यानी कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एंगल है अल्फा, तो इसमें 4 ये है, ये 3 है। अरे अगर tan अल्फा मुझे पता है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो इसमें 4 ये होगा, ये 3 होगा, क्योंकि tan लिखूंगा तो ये 3 और ये 4 आएगा। और अगर ये 4 ये 3 है तो ये अपने आप 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए अब इस ट्राइंगल में अगर मैं cos अल्फा लिखना चाहता हूं, cos अल्फा लिखना चाहता हूं, तो cos अल्फा कितना होगा, 3/5 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 हो गया। क्या हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5, तो हमने लिखा 5 इंटू 3/5, 5 ने 5 को मारा, आ गया अपने पास 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि हमें पता चल गया ये वाला कंपोनेंट तो 5 का 3 ही होगा। कितना होगा, 3 ही होगा। अब मैं इसमें साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, चलो यूज करने वाला हूं इसलिए निकाल लेता हूं। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। ठीक है भाई साहब, अब ये क्यों निकाला इसे बता देता हूं, यूज करेंगे। देखो मैंने क्या किया, ये मेरे पास है, ठीक। मुझे क्या पता करना है, मुझे y पता करना है। तो देखो यार, क्या ये दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है, अरे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं साइन अल्फा लिखता हूं, साइन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास, ये दूरी अगर इसके बराबर है तो ये दूरी कितनी होगी, y होगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू होगी y अपॉन 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, 5 साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5, तो 5 इंटू 4/5, 5 ने 5 को मारा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। क्या ये जो y आया ये 4 के बराबर आया है, क्या यहां से प्रूव हो रहा है कि 5 के दो कंपोनेंट 3 और 4 होते हैं। अरे 3 और 4 का रिजल्टेंट तो 5 होता है, ये प्रूव हो गया। अगर 3 और 4 90 डिग्री पे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे 5 का रिजल्टेंट आएगा, ये तो हमें पता है यार, कल सीखी थी इतनी बात। लेकिन अगर 5 को मैं अल्फा डिग्री पे रख दूं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसके भी 2 टुकड़े किए जा सकते हैं परपेंडिकुलर, और वो टुकड़े 3 और 4 ही होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। ये 3 और 4 एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट है इस 5 वेक्टर के। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताइए भैया, समझ में आया है या नहीं आया है। आप लोगों के पास एक पोल आने वाला है, उस पोल का आपको आंसर करना है कि समझ में आया है या नहीं आया। जल्दी बताओ बेटा। हाँ भाई, पोल आ गया आप लोगों के पास, पोल का आंसर करना है आप लोगों को कि समझ में आया है या नहीं आया है। हमने बस ये प्रूव किया है कि इस 5 के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि अब बार बार आपको करना क्या है, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया है, उसको क्या समझ में नहीं आया है, प्लीज अपना डाउट लिखें। क्या समझ में नहीं आया है, हाँ काफी लोगों को तो समझ आ गया है, काफी लोगों को शायद पता नहीं है कि कमेंट करना कैसे होता है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए देखो यार, हमने बस कुछ नहीं किया, हमने एक ही चीज सीखी है बेटा कि हमने जो 3 और 4 से 5 बनाया था ना, उल्टा प्रोसेस भी पॉसिबल है कि 5 से हम 3 और 4 भी बना सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर को जैसे कोई भी एक वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर है ए, इस वेक्टर को मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ सकता हूं। यही तो हमने किया है अभी, 5 को मैं 2 परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ा है, 3 और 4 में, और मुझे पता भी चल गया कि 3 और 4 का रिजल्टेंट भी 5 आता है, इसीलिए तो तोड़ पा रहा हूं कि अगर मैं 3 और 4 का
रिजल्टेंट निकालूं 90 डिग्री पे तो वो 5 ही आएगा, इसलिए मैंने 5 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। दोनों तरफ से प्रोसेस पॉसिबल होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आना चाहिए और 5 के दोनों टुकड़े 3 और 4 होने चाहिए, और वो भी 90 डिग्री पे। किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री पे 2 कंपोनेंट में तोड़ना क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। दो 90 डिग्री पे किसमें तोड़ देना है? इस वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर टुकड़ों में तोड़ देना है, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ देना है। इस किसी भी वेक्टर को कितने भी एंगल पे हो, इसको हमेशा 2 टुकड़ों में तोड़ देना है, और वो जो दोनों टुकड़े होंगे वो कंपोनेंट कहलाएंगे इस वेक्टर के। अब देखो, जो y कंपोनेंट आया वो कितना आया? 5 साइन अल्फा, और x कंपोनेंट आया वो आया 5 कॉस अल्फा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 5 क्या था? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 5 क्या था? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अल्फा क्या है? वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। ठीक है, यानी कि वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट ले रहा हूं अल्फा की डायरेक्शन में, तो वो आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। ऐसा ही है बेटा। और अगर मैं उसका कंपोनेंट ले रहा हूं अल्फा की दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहा हूं, तो वहां आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा। यानी कि अगर मुझे ये वेक्टर पता है ए है और इसका एंगल पता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? अल्फा, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ए कॉस अल्फा। अरे जिसके साथ एंगल है ना वो वाला कंपोनेंट आएगा कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर वाला आएगा साइन अल्फा। चमकी है क्या बात बेटा? बिल्कुल बेसिक कहानी, बिल्कुल बेसिक कहानी। ठीक है, अरे समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है बेटा? आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कुछ भी नहीं करना था हमें सिर्फ कोई भी वेक्टर दे दिया जाए, उस वेक्टर के 2 टुकड़े करने हैं। जैसे मान लो अब एक वेक्टर है मेरे पास में, ये रहा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये वेक्टर है 5। तो इस 5 का इधर 30 के डायरेक्शन में, मतलब इस थीटा के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा? 5 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर आएगा 5 sin 30। अब सिंपल है, अब तू कितने ही सवाल कर भाई, कैसे ही सवाल कर, बिल्कुल सिंपल है। मतलब कोई भी एक वेक्टर दे रखा हो, उसका एंगल पता हो, तो एंगल वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है cos, और उसके परपेंडिकुलर आता है sin। ये चीज याद रखनी है बस। अरे वेक्टर का एंगल वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है cos, और एंगल वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा sin। क्या समझ में आया है बेटा? जल्दी बताइए, बताओ भाई, समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है क्या? अरे लिखना है तुम लोगों को, समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है जो भी मैंने पढ़ाया है, कंपोनेंट कैसे करने हैं वेक्टर के। चलिए अब देखो कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। हमें वेक्टर फाइंड करने हैं, कंपोनेंट समझ में आ गया ना? देखो कोई भी, मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के साथ में वेक्टर का जो एंगल है, ये एक लाइन है, इस लाइन के साथ में वेक्टर है कोई, मान लो ये वेक्टर है 8। इस वेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट जो आएगा, देख थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहा हूं ना, वो आएगा 8 cos 60। अरे जिधर मैं कंपोनेंट लेता हूं ना, जिस थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूं, उधर आता है cos, और उसके परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर आएगा sin। ठीक है, हमेशा 2 भाग में तोड़ना है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल है जी, ये दोनों परपेंडिकुलर भाग हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो अपने पास में दिख रहा है, क्या है ये? वेक्टर। इस वेक्टर के हमेशा 2 टुकड़े पॉसिबल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक आएगा cos, किसकी डायरेक्शन में? थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा cos, और उसके परपेंडिकुलर वाला आएगा sin। समझ में आ गया है सभी लोगों को? चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अच्छे अच्छे सवाल हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको कहानी समझ में आ रही है। देखो भाई, हमें क्या करना है?
हमें बेसिक सी काम करनी है, बेसिक सा बात करनी है कि ये एक वेक्टर है, ये रहा ए, मतलब यहां से ऐसे दे रखा है, ये रहा, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। इसके दो टुकड़े कर रखे हैं, एक इधर कर रखा है 1 और एक इधर कर रखा है 1, ठीक है। अब यार हमें बोला गया कि वेक्टर फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ? वेक्टर फाइंड करके बताओ। अब देखो कंपोनेंट से वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कंपोनेंट कहीं भी किए जा सकते हैं, प्लेन में कभी भी किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे मान लो मेरे को एक लाइन दे रखी है, ये रही, ठीक है, ये वाली लाइन दे रखी है और इस लाइन के साथ में एक वेक्टर दे रखा है, ये रहा। इस वेक्टर का एंगल है मान लो थीटा और ये वेक्टर है मान लो कोई ए वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर के मुझे दो परपेंडिकुलर टुकड़े करने हैं, यानी कि कंपोनेंट करने हैं। तो मैं कैसे करूंगा? एक तो करूंगा इस लाइन के अलोंग, यह आ गया ए कॉस थीटा, अरे थीटा के डायरेक्शन में क्या था, ए कॉस थीटा, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर करूंगा यानी कि इधर की तरफ, यह आएगा ए साइन थीटा। तो जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही कंपोनेंट हो, डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। अब देखो बेसिक अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक वेक्टर है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ठीक। वेक्टर जो है वो है अपने पास में मान लो ए वेक्टर है और इसका जो एंगल है यहां से वो है थीटा, ठीक है। एंगल कितना है? थीटा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा ए कॉस थीटा, अरे थीटा की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर कितना आएगा? ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि ये तो मैग्नीट्यूड होता है, अरे ये तो मैग्नीट्यूड है ना, हमने इस मैग्नीट्यूड का एक कंपोनेंट लिया और इसके परपेंडिकुलर एक और कंपोनेंट लिया। कंपोनेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही बात है। कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, कंपोनेंट, ठीक है। चलिए ओके, क्योंकि एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर पार्ट में तोड़ने को ही हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं टूटेंगे ना तो ये कंपोनेंट नहीं, ये समझो आप बस, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां तक की कहानी कर ली। अब ए कॉस थीटा है कहां पे? एक्स डायरेक्शन में। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप क्या कॉस थीटा का एक्स वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, तो ये बन गया एक्स डायरेक्शन का वेक्टर ए कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं कि ये वेक्टर की वैल्यू क्या होगी तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा और वाई डायरेक्शन का याद करो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप, कल ही बताई थी ये बात। तो क्या इस वेक्टर को हमने दो भाग में तोड़ा। ये वेक्टर जो था ना ए वेक्टर, इसको दो भाग में तोड़ा। पहला वेक्टर बना ए कॉस थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बना ए साइन थीटा जे कैप वाई डायरेक्शन में। क्लियर है क्या कहानी बेटा? अरे जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या भाई? क्लियर है बेटा कहानी सभी लोगों को? एकदम क्लियर। अब हमें ये वेक्टर्स फाइंड करने हैं, देखो, ठीक है। अब यार हमें पता है कि ये वाला जो वेक्टर है ये है 1, इसका मैग्नीट्यूड है और ये किस डायरेक्शन में है? माइनस एक्स डायरेक्शन में। अरे देख, हमें बताया गया है एक्स इधर है और वाई ऊपर है। हमें क्या बताया गया है? एक्स इधर है और वाई ऊपर की तरफ है, तो इधर की तरफ माइनस एक्स होगा, है ना, और नीचे की तरफ माइनस वाई होगा। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है, तो हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भैया ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है 1 और ये प्लस वाई डायरेक्शन में है 1। तो देखो 1 माइनस जे कैप, सॉरी माइनस आई कैप प्लस 1 जे कैप, क्या यही वेक्टर बनेगा इसका? अरे खुद सोच के देखो ना, ये जो वेक्टर ना ए वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट किए हुए परपेंडिकुलर। क्या किए हुए? दो वेक्टर किए हुए परपेंडिकुलर। एक माइनस एक्स डायरेक्शन में है, प्लस एक्स में होता है आई कैप, तो माइनस एक्स में कितना होगा? माइनस आई कैप, और वाई में होता है जे कैप, तो 1 जे कैप माइनस 1 आई कैप बोलो, चाहे माइनस 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप बोलो, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को?
तो ए वेक्टर हमने निकाल लिया, क्योंकि एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ा जा सकता है। इसने वही किया हुआ है। मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख के उनका मैग्नीट्यूड तो पता है, बस मैंने उनके आगे उनकी डायरेक्शन लगा दी, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो मुझे ये दोनों पता चल गए। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही वेक्टर आ जाएगा, और ये ऐड होंगे वेक्टोरियली। कैसे ऐड होंगे? वेक्टोरियली। तो क्या यही वेक्टर आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखो, एक वेक्टर दे रखा बी, इसका एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट है माइनस वाई डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना है बी वेक्टर लिखने के लिए? बी वेक्टर लिखने के लिए कुछ नहीं करना, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट लो, उसके आगे आई कैप लगा दो, प्लस वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट लो, उसके आगे, क्योंकि ये माइनस वाई में है तो माइनस जे कैप लगा दो। ये बन गया अपना बी वेक्टर। क्लियर है? सी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, सी वेक्टर देखो, माइनस एक्स डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन में। अरे एक्स तो इधर होता है ना, वाई ऊपर होता है, तो ये माइनस वाई हो गया, इधर वाला माइनस एक्स हो गया। तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा? दो लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, उसके आगे माइनस आई लगा दूंगा। क्यों लगाया? क्योंकि माइनस आई में है इसकी डायरेक्शन, माइनस एक्स में है इसकी डायरेक्शन, प्लस एक लिखूंगा वाई का मैग्नीट्यूड और फिर माइनस जे कैप लगा दूंगा। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन में। तीनों वेक्टर हमारे सामने आ चुके हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर। क्या ऐसे हम सवाल कर सकते हैं? और बहुत सारे। क्या हम ऐसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं? क्या हमें ये बहुत अच्छे से पता है जो भी हम कर रहे हैं? क्या ये बहुत ही आसान चीज है? क्या ये बहुत ही ज्यादा आसान चीज है? चलिए बेटा, आपके सामने एक पोल आने वाला है, पोल का आंसर करना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। हमें अपना लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जेईई मेन को अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। हमें बहुत बुरी तरीके से क्रैक करना है जेईई मेन को, सिर्फ पास नहीं होना है, रैंक निकालनी है, और वो भी बहुत अच्छी रैंक। जल्दी बताइए। हाँ भाई, ओके, लगभग सभी को समझ में आ गया है, जितने भी बच्चों ने रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्ड किया है। आई जस्ट होप कि आपको ठीक से कहानी समझ में आई है। अब आगे चलते हैं। देखो, अब मुझे बोला गया है रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, है ना। वेक्टर दे रखे, इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है भाई, है ना। किसमें क्या क्या करना है? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। यहां तीन सवाल है, मैं यहां तीनों का जवाब लिख देता हूं। बिल्कुल आसान है। देखो, ये एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर दे रखा है ऐसे कहीं पे 5, और इसका जो एंगल है वो है 60। ठीक है। अब देखो, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ने की कला को कहा जाता है कंपोनेंट। तो देखो यार, ये वाला जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो इधर और इधर ही आएंगे। ये बात तो फैक्ट है। अरे इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो इधर और इधर ही आएंगे, क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा इन दोनों का, तो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, तो मतलब इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर होंगे। इसके कंपोनेंट में इधर तो नहीं कर सकता, इधर तो नहीं कर सकता, इधर और इधर तो नहीं कर सकता, सिर्फ इसी डायरेक्शन में होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही ये रिजल्टेंट बना है। इसी से दो क्वेश्चन, दो कंपोनेंट मैंने बनाए हैं। अरे इसी से मैंने दो कंपोनेंट बनाए हैं, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो होगा वो यही वेक्टर होगा क्या? हाँ, तो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आता है, तो कंपोनेंट यहां और यहां के अलोंग ही पॉसिबल है। ठीक, तो मैंने ले लिया भाई। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता है? थीटा की डायरेक्शन में कॉस वाला आता है, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है? साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो कर दिए दो कंपोनेंट। समझ में आया है? समझ में आया बेटा? 5 का थीटा की डायरेक्शन में 5 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर 5 sin 60। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे कहानी क्लियर है? ओके। अब देखो, एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। दूसरा सवाल जो अपना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि अच्छा सवाल है ये भी। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इस वाले सवाल की, तो इसमें क्या हो रहा है? ये x है, ये y है, और 6 यहां पे दिया हुआ है, और यहां पे 45 डिग्री एंगल है। इसके दोनों कंपोनेंट करके दिखाओ, इसके दोनों कंपोनेंट करके दिखाओ भाई। इसके देखो, इसका जो कंपोनेंट होगा ना, इसके कंपोनेंट अब कौन कौन से पॉसिबल है? एक तो ये और एक ये।
ठीक है। अरे ये और ये ही क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इन दोनों का ही ये रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट जो होता है हमेशा दोनों वेक्टर के कहीं बीच में आता है। तो ये और ये ही पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर और एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये थोड़ी होगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट तो इनके बीच में आना चाहिए था कहीं। तो जहां पे दो वेक्टर बनेंगे ना, रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा, दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही होगा, यह बात भी ध्यान रखनी है। चलो करो फटाफट, फटाफट करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाएंगे। ये कितना आएगा 6 का, थीटा की डायरेक्शन में 6 cos 45, और इसके परपेंडिकुलर हो गया 6 sin 45। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमेशा x वाला cos होगा और y वाला sin होगा, नहीं, डिपेंड करता है एंगल किसके साथ बनाया गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो तीसरा सवाल आ जाएगा। तीसरे सवाल में कुछ ऐसी कहानी दी हुई है कि अपने को दिया हुआ है बेटा रैंडम सा कुछ डायग्राम, है ना। इस रैंडम से डायग्राम को सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस दी हुई है हमें, और बोला गया है एक 10 फोर्स लग रहा है या कुछ भी 10 वेक्टर है, ये 10 वेक्टर है यहां से 30 डिग्री पे। ठीक है, अब मुझे इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने हैं इस 10 के। ठीक है, तो 10 का बेटा जो कंपोनेंट होंगे वो तो मुझे समझ में आ रहा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे होंगे, एक तो इस एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 10 आ रहा है, तो यही दोनों कंपोनेंट पॉसिबल है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो थीटा की डायरेक्शन में क्या आता है कॉस वाला, तो 10 cos 30, और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन वाला, तो 10 sin 30। क्या ये बात चमकी है सभी लोगों को? अरे बातें चमक रही हैं क्या? बातें चमक रही हैं क्या? समझ में आ रही हैं क्या? हाँ भाई, दिक्कत तो नहीं हो रही है बेटा? हम देखो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई साधारण 11वीं के बच्चे नहीं हैं, हम कोई साधारण एनसीईआरटी वाले पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ये जो प्रॉपर मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद बनाए हुए सवाल हैं। आप लोगों को कहानी समझ में आनी चाहिए। आज होमवर्क भी मिलेगा, सारे क्वेश्चन करके भी लाने हैं आप लोगों को, मजा आएगा पढ़ने में। धीरे धीरे हमारा जब पेस एक दूसरे से मिलने लग जाएगा, सेट होने लग जाएगा, फिर मैं कुछ भी बोलूंगा तेरे को समझ में आएगा ना। लेकिन अभी थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, धीरे धीरे, है ना, समझ में आना चाहिए बस। ओके, आगे चलते भाई। अब देखो यहां पे मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, इस सवाल को समझना, सवाल को समझना बेटा। इसको यहां पे मुझे ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। ठीक है, यहां पे मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक 10 और एक 8। ठीक है, एक क्या दे रखा है मुझे, 10 वेक्टर दे रखा है, और एक दे रखा 8। 10 दे रखा है 30 डिग्री पे x एक्सिस से, और 8 दे रखा है मुझे 60 डिग्री पे नीचे की तरफ। ये दे रखा है 8। इसको थोड़ा छोटा बनाना, 8 है ना तो 10 से तो थोड़ा छोटा ही होगा, मतलब थोड़ा फिजिकली भी दिखना चाहिए कि हाँ भाई 8 है, 10 से छोटा है। इतना बना लेते, चलो ये आ गया 60 डिग्री पे। इनके कंपोनेंट करके दिखाओ मुझे, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा। चलिए देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अब सवाल को सोचो, पहले समझने की कोशिश करो, फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम दे देते हैं। चलिए, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, करके दिखाओ। करो भाई, आंसर बताने वाले को शाबाशी दी जाएगी। सुनो देखो, इस 10 का थीटा की डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 cos 30। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आएगा 10 sin 30। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ये और ये दो वेक्टर बन गए, इनके बीच में ही आना चाहिए था ये भाई, बिल्कुल सही बात है। अब ये 8 है, 8 का थीटा की डायरेक्शन में आएगा 8 cos 60। ठीक है, और थीटा के परपेंडिकुलर आएगा 8 sin 60।
क्लियर है सभी लोगों को कहानी? बिल्कुल बेसिक है, अरे बिल्कुल बेसिक कहानी है, ठीक है, ओके। अब यहां से मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं वो सीखो। मेरे पास दो वेक्टर रैंडम किसी डायरेक्शन में पड़े हुए थे, किसी भी प्लेन में रैंडम किसी डायरेक्शन में पड़े हुए थे। मैंने अलाइन कर लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। कैसे कि भैया ऊपर की तरफ आ रहा है 10 साइन 30 और नीचे की तरफ आ रहा है 8 साइन 60। इधर की तरफ आ रहे हैं 2, एक आ रहा है 8 कॉस 60 और एक आ रहा है 10 कॉस 30। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है भाई साहब। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि दो वेक्टर जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 0 और उनका रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम, यानी कि उनको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। वेक्टर को हम नंबर की तरह नहीं जोड़ते, लेकिन जब भी दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनको मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अरे बताया था, कल की कहानी थी, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं यानी कि 0 डिग्री पे होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आता था? P प्लस क्यू, यानी कि पहला वेक्टर P है दूसरा Q है तो उनका डायरेक्ट हम P प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो भैया ये दोनों वेक्टर मिलके कितने बन गए? दोनों वेक्टर मिलके कितने बन गए? 8 cos 60 प्लस 10 cos 30, यानी कि 8 cos 60 प्लस 10 cos 30। ठीक है, ये लिख सकते हैं इस वेक्टर को, मतलब इन दोनों का मैंने ऐड करके एक वेक्टर बनाया जो ये बना। अब यहां और यहां कहानी देखते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो हम उनको डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं। उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनके डिफरेंस के बराबर। अब डिफरेंस में भी बड़े में से छोटा हमेशा घटाएंगे, तो बड़ा कौन है इनमें से? देखो 10 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया अपने पास में 5, और 8 sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, तो आ गया 4√3। 4√3 कितना होता है बेटा? 1.7, तो ये बड़ा हो गया। अरे ये लगभग 7 के 6.8 के आसपास चला जाएगा। √3 कितना होता है? 1.732, तो ये लगभग 6.9 या 7 के आसपास आएगा। तो ये वाला बड़ा है, नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है ना? नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर का ये माइनस ये 8 sin 60 माइनस 10 sin 30, यही आएगा। ठीक है भैया, अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा बड़े वाले की तरफ, क्योंकि बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा रहे हैं तो डायरेक्शन आएगी बड़े वाले की तरफ। अरे देखो भाई, दो वेक्टर ऊपर और नीचे हैं, मतलब हमने आपको ऐसा बताया था कि अगर एक वेक्टर है 3 और एक वेक्टर है इधर 4, तो मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूं इसी डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात सबको क्लियर थी? ओके। अगर ऐसा मेरे को दिया हुआ है, इधर है वेक्टर 4 और इधर है 3, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 1, और डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? डायरेक्शन होगी बड़े वाले की तरफ, यानी कि मैं इनका रिजल्टेंट जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा 1 ऐसे बड़े वाले की तरफ, क्योंकि 4 उधर की तरफ है ना, तो रिजल्टेंट आएगा उधर की तरफ। ठीक है, ये सिंपल रिजल्ट से हमें याद रखने, बेसिक कहानी। तो इधर भी देखो, बड़ा वाला नीचे है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ आएगा, बड़े वाले की तरफ। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? रिजल्टेंट की वैल्यू होगी 8 sin 60 माइनस 10 sin 30। ठीक है, 8 sin 60 माइनस 10 sin 30, तो ये होगी इसकी वैल्यू 8 sin 60 माइनस 10 sin 30। दो रैंडम वेक्टर्स को हमने किसमें तोड़ दिया? एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया। दो रैंडम वेक्टर्स को हमने किसमें तोड़ दिया? सिंपल एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया। सिंपल एक्स और वाई डायरेक्शन में ले आए हम दोनों रैंडम वेक्टर को, बस। अगर अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या ये दो 90 डिग्री पे पड़े हुए वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? 90 डिग्री पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वेक्टर cos 90 होता है 0, तो कैलकुलेशन हो गई आसान। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अरे दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो उनका P और Q, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। समझ में आई सारी कहानी? क्या पढ़ा है हमने यहां पे? हमने वेक्टर को किसमें तोड़ा है? हमें रैंडम कहीं पे भी कोई भी वेक्टर मिलेगा, कहीं पे भी कोई भी वेक्टर पड़ा हुआ मिल सकता है, हमें कहीं पे भी कोई भी वेक्टर पड़ा हुआ मिल सकता है, कहीं पे भी। हमें क्या करना है? हमें पहले समझना है कि हमें इस वेक्टर के लेने हैं एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट्स। जनरली एक्स और वाई के अलोंग होंगे,
बहुत कम चांसेस होंगे जब रैंडम कंपोनेंट्स हम करेंगे। तो x और y के अलावा हमें कंपोनेंट ले ले हैं और x और y के अगेन कंपोनेंट लेके अगेंस्ट x और y के अलोंग में हमें कंपोनेंट ले लेने और x और y के अलोंग कंपोनेंट लेके उन्हें हमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो डायरेक्ट घट जाएंगे। ठीक, अब हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो दो वेक्टर बनेंगे फाइनली 90 डिग्री पे और इनका रिजल्टेंट निकालना तो वैसे ही आसान है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी वेक्टर की प्रॉब्लम्स जो जेईई मेन में पूछी जाती है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कंपोनेंट लेना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें आगे फोर्स में काम आएगा ना। जब फोर्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। यहां पे बेसिक है बिल्कुल, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। कंपोनेंट की कहानी सभी लोगों को समझ में आ चुकी है। चलो, ये बता रखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाइए। चलो बेटा सॉल्व करके दिखाइए। हाँ हाँ बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, क्या दिक्कत है बताओ। जेईई मेन का एग्जाम जो है मल्टी लैंग्वेज भी होगा, अब तो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में भी होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, 6 लैंग्वेजेस आपको पता है ना, 6 लैंग्वेजेस प्रस्तावित की गई हैं भारत सरकार की तरफ से, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जेईई मेन के लिए। उसके अलावा जेईई मेन अब साल में 4 बार हुआ करेगा इस साल से, है ना, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, और आप चारों में ही दे सकते हैं पेपर। मतलब पहले 2 बार होता था साल में, जनवरी में और अप्रैल में, अब 4 बार होगा, फरवरी से लेके और अपना मई तक। तो आपके लिए काफी अच्छा मौका बन जाएगा, आप काफी बार जेईई मेंस दे पाओगे। वैसे अब कोशिश करेंगे कि पहले वाले में आप बहुत बुरी तरह से क्रैक कर दो तो आगे वाले में झंझट ही ना दे लेना फॉर योर इंप्रूवमेंट, की हो सकता है अगले में आप इंप्रूवमेंट देने के लिए करने लग जाओ तो हो सकता है। ठीक है, हाँ एडवांस का बेटा सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है शायद, आई गेस, इतना मुझे पता है एडवांस का कि हिंदी और इंग्लिश में आता दोनों में। जेईई मेन लेकिन मल्टी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज, गुजराती में भी आएगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आएगा, रीजनल लैंग्वेजेस में भी कर दिया गया है जेईई मेन को, लेकिन एडवांस का जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा आपका। ठीक, आप चूज कर सकते हो ना भरते टाइम कि आपको हिंदी में चाहिए, बाईलैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो। चलिए, सवाल आया किसी को समझ में? कोई कर रहा है सवाल को? हाँ भाई, सवाल कर रही आएगा कोई? चलिए मैं बताता हूं, देखो कैसे करना है इसे। हुआ किसी से इसका आंसर आया कुछ? अरे इसका किसी ने आंसर निकाला है क्या? बेटा जेईई मेन जो है वो पहला पेपर है जिसको पास करके आप एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। जेईई एडवांस जेईई मेन के बाद होने वाला एग्जाम है जिसके बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, जेईई मेन के बाद आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलेगा, जेईई एडवांस के बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, लेकिन जेईई एडवांस देने के लिए पहले जेईई मेंस क्लियर करना पड़ता है, यह बात है। चलिए, आई होप आप लोगों को सवाल, किसी को हुआ है अभी तक सवाल? सवाल हुआ है बेटा किसी का ये? हाँ भाई, बेटा देखो जेईई मेन पेपर है वो ऐसा पेपर है जो आपका 1 साल में पहले 2 बार होता था, अब 4 बार होगा। एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, है ना। जैसे मान लो आप दिन में 2 बार खाना खाते हो, अब आपकी आदत हो गई 4 बार खाने की, तो ये एग्जाम्पल हो गया जेईई मेन का। बस ये फ्रीक्वेंसी बता रहा था मैं आपको, एग्जाम्पल वाली जैसी कोई बात नहीं थी इसमें। जेईई एडवांस जो है उसके बाद आप आईआईटीज में जाते हो, मतलब आपके सामने चॉइस है। 2 तरीके के कॉलेज होते हैं, बता देता हूं। पहला कॉलेज होता है एनआईटी और ट्रिपल आईटी, ठीक है, ठीक है, ये है ना। दूसरा कॉलेज होता है सिर्फ आईआईटीज, आईआईटी। इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सारे हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, ये और ये इंडिया के। इंडिया में इनसे ज्यादा टॉप कॉलेज टेक्नोलॉजी में कोई नहीं है।
अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इनसे ज्यादा बेस्ट कॉलेज इंडिया में है ही नहीं। ये 1950s के टाइम से, इवन उससे भी पहले से खुले हुए हैं, बहुत पहले के टाइम से खुले हुए हैं, मतलब 60 साल से ज्यादा हो गई। नए भी आईआईटी अभी कुछ इंक्लूड किए हैं गवर्नमेंट ने, नए एनआईटीज तो नहीं बनाए हैं, कुछ कुछ एनआईटीज को दर्जा मिला है, कुछ कुछ रीजनल कॉलेजेस थे उनको एनआईटीज का दर्जा दिया गया है। IIIT कुछ नए खोले हैं, आईआईटीज कुछ पुराने थे, कुछ नए आईआईटीज को खोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बेटा वो कॉलेजेस हैं। ये डाउटनेट पे आप पढ़ते हो ना, डाउटनेट जिस पे आप पढ़ रहे हो, इसके जो निर्माता हैं आदित्य शंकर, वो खुद IITian है, IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं। तो समझो कि किस लेवल के अपॉर्चुनिटीज ये कॉलेज बच्चों को देते हैं। समझ रहे हो किस लेवल की अपॉर्चुनिटी ये कॉलेजेस बच्चे को देते हैं। आपको बस उनमें घुसना है, आपको बस इन कॉलेज में पहुंचना है, कैसे भी दम लगा के मेहनत करके। कुछ भी नहीं है, 1.5 साल की मेहनत है हमारे लिए, 2022 का जेईई मेन जेईई एडवांस क्रैक, बस उसके बाद खेल खत्म। उसके बाद आप यहां होंगे और यहां के बाद आप बस अपने सपने वाली लाइफ जिएंगे। आपको खुद कंपनीज विजिट करती हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है जॉब के लिए, है ना, आपको जॉब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। और उसके अलावा आपको कहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है कि मुझे भटकना पड़ रहा है किसी चीज के लिए या फिर करियर में कुछ मेरे लिए दिक्कत आ रही है। नहीं, आपको खुद जॉब देने कंपनियां आती हैं, आपको बिठाती हैं, बुलाती हैं, प्यार से आपको लेके जाती हैं, आपका ध्यान रखती हैं नॉल। और जो IITs हैं उनकी तो बात आपको पता ही होगा, आपने नाम भी सुना होगा कि बहुत सारे जो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो बनाई हैं, उनके जो कंपनीज के जो निर्माता हैं, फाउंडर्स हैं, वो जनरली IITians से, काफ़ी सारे कंपनीज हैं और काफ़ी सारे IITians NITs के स्टूडेंट्स और इनके IIITs के स्टूडेंट जो पहले रहे हुए हैं, वो सभी अभी काफ़ी अच्छी जगह पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। ठीक, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी योर ड्रीम अगर आप इस कोर्स में हैं तो। खैर, ये तो बात थी, सवाल से हम लोग भटक गए, जो हमारा मेन काम था, जो कि अभी तक किसी ने नहीं करके दिखाया है। ऐसे तो वहां नहीं पहुंच पाओगे बेटा, इस पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो वहां पहुंच पाओगे, वहां फोकस करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। फोकस यहां होना चाहिए, दिमाग में वो होना चाहिए, लेकिन फोकस यहां होना चाहिए। अच्छा चलो यार, ये दो और ये दो वेक्टर है, ठीक है, रैंडम कोई भी। ये वेक्टर और ये वेक्टर का एंगल है 120 डिग्री, लेकिन मुझे पता है ये वाला एंगल तो 90 है, तो ये वाला अपने आप ही 30 बच गया क्या? अरे जब टोटल एंगल 120 है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला अपने आप ही 30 बच गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये जो दो है ये तो अपने आप ही x डायरेक्शन में है, तो इसका क्यों कंपोनेंट करूं? जब अपने आप ही मिल गया मुझे x डायरेक्शन में, तो उसका क्यों कंपोनेंट करूं? अल्टीमेटली मुझे x और y में ही तो तोड़ना है ना, तो ये अपने आप ही x में, इसका क्यों कंपोनेंट करूं? नहीं करना भाई। जो अपने आप ही x में और y में हो उसका कंपोनेंट नहीं करना हमें तो उसका कंपोनेंट करना है जो x और y के अलावा किसी थीटा डायरेक्शन में पड़ा हो। ये पड़ा है, देखो आलसी आदमी, इसके टुकड़े करो। इसका थीटा की डायरेक्शन में करूंगा तो यहां आएगा 2 cos 30, और इसका थीटा के परपेंडिकुलर करूंगा तो आएगा 2 sin 30। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को कहानी यहां की? ठीक है भाई साहब। अब देखो, एक वेक्टर है हमारे पास y डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है 2 cos 30, लेकिन दो वेक्टर है हमारे पास x डायरेक्शन में, ये है 2 और ये है 2 sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 लिखा तो ये आ गया 1, यानी कि ये 1। अब देखो दो वेक्टर 180 डिग्री पे, ये 2 वाला और ये 1 वाला, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और डायरेक्शन क्या होगी उस वेक्टर की? बड़े वाले की तरफ। तो दो में से एक को घटाया तो बचा एक, तो एक बड़े वाले की तरफ, यानी कि 2 बड़ा है तो 2 की तरफ, और ऊपर की तरफ आ गया 2 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 ने 2 को मारा तो आएगा √3। अब दो वेक्टर √3 और 1 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर का सम कैसे लिखते हैं? अंडर रूट पहले का स्क्वायर कर दो तो 3, √3 का स्क्वायर 3, प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा? 3 और 1 अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती 2, तो ये आ गया यहां पे 2। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल अगर निकालना है तो मान लो ये एंगल है अल्फा, ठीक है, 90 डिग्री पे तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो भाई साहब अगर मुझे tan अल्फा निकालना है तो क्या मैं ये दूरी डिवाइडेड बाय ये दूरी लिख सकता हूं?
ये दूरी कितनी है √3, तो ये दूरी भी कितनी होगी √3। अरे ये √3 है ना, ये √3 है तो ये भी √3 है, तो आएगा √3 डिवाइडेड बाय 1। यानी कि tan अल्फा की वैल्यू अगर √3 है तो कितने डिग्री पे होता है अल्फा √3, 60 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आया वो कहां आया, एक वेक्टर से जो यूनिट, ये जो 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है x डायरेक्शन में, उससे 60 डिग्री पे आया और इसकी वैल्यू है 2, उसका मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को सवाल? अरे सवाल की बात करो भाई, सवाल समझ में आया है क्या भाई? सवाल समझ में आया है क्या किसी को भी? सवाल समझ में आया है क्या? किसी को नहीं आया? चलिए बेटा एक पोल करते हैं और पोल पे आप लोगों से आंसर पूछते हैं कि कितने लोगों को यह समझ में आया है। चलिए समझ में आया है क्या? ओहो हो। हाँ भाई जल्दी बताओ, पोल आपके सामने आया होगा, बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? ओके, अब ये बताओ, एक बच्चे को समझ में नहीं आया, मुझे ये भी समझ में आ गया है। उस एक बच्चे को जिसको समझ में नहीं आया उसको क्या समझ में नहीं आया ये भी पूछ लो। ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है, अब उसे समझ में क्या नहीं आया ये भी बता दो बेटा। चलिए, क्या समझ में नहीं आया बेटा? बिल्कुल तो बेसिक था। हमने हमेशा क्या करना है, वेक्टर को रेजोल्यूट करते टाइम, कंपोनेंट बनाते टाइम एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ लेना है, और एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ तोड़ के फाइनली हमारे पास 2 वेक्टर बचेंगे, मतलब तोड़ तोड़ के कंपोनेंट बना बना के 2 वेक्टर बचेंगे। उन दोनों को 90 डिग्री पे सॉल्व करना आसान इसलिए क्योंकि एक का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो, बस हो गया काम। मेरे को पता था तुझे ही समझ में नहीं आया है, मैं नाम बोलने वाला था। चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। देखो बेटा, हमने बेसिक कहानी से स्टार्ट किया कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं। ठीक, तो हमें एक चीज समझ में आई कि कोई भी वेक्टर हमें दे दो, अगर मुझे उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने हैं ना, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। जैसे 5 है तो इसका कंपोनेंट होगा 5 कॉस अल्फा, यहां आ गया 5 साइन अल्फा। बस इतनी सी चीज पढ़ाई है। उसके बाद तो हमने जो कल पढ़ा था वही यूज किया है बार बार। इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इस वेक्टर को कैसे लिखा जाए, इसके 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अरे इसका इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट जो है ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो 3 आई कैप, ये माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन में तो 2 माइनस जे कैप। ऐसे सारी चीजें सॉल्व कर दी हमने। उसके बाद आगे चले तो इसको रिजोल्व करना था। ये भाई साहब अपना पड़ा हुआ है कहां पे, 60 डिग्री पे माइनस एक्स के साथ में, तो माइनस एक्स की डायरेक्शन में आ गया इसका कंपोनेंट 5 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर आ गया 5 sin 60। बिल्कुल सिंपल कहानी। ये देखो ये 6 पड़ा हुआ है 45 डिग्री पे इसके साथ में, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल है ना उसी पे कॉस रख देना बस। तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया 6 cos 45 और ये वाला वेक्टर हो गया 6 sin 45, है ना। कंपोनेंट भी उसके जो बनेंगे वो वेक्टर ही बनते, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे वेक्टोरियल, इन दोनों का ऐड करोगे तो यही आएगा बेटा, ये 6 आएगा आंसर। और एंगल भी 45 डिग्री आएगा इस एक्सिस से, निकाल के देख लेना खुद से। आगे चलते हैं भाई। ये 2 वेक्टर थे, इनको हमने सॉल्व किया। उसके बाद फिर से ये 2 वेक्टर थे, इनको हमने सॉल्व किया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक फिगर के ऊपर। फिगर अपने सामने नजर आ रहा है इस प्रकार से। फिगर कैसे वो मैं बना देता हूं। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है, और ये है सी वेक्टर। ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ए वेक्टर, ये है सी वेक्टर। इनमें से कौन सा सही है भाई बताओ, जल्दी बताओ। कल भी कराया था मैंने ऐसा सवाल, जल्दी बताओ भाई कौन सा सही है इनमें से। ए बी सी के लिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट देना चाहूं तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, जल्दी बताओ। हाँ भाई लाला राम, आंसर करो भाई। ठंडे बच्चे
नहीं होने चाहिए। यू शुड बी बस वेटिंग फॉर द क्वेश्चन एंड ठक भला लगा दिया आंसर। एक बच्चे ने बोला है सी और एक बच्चे ने बोला है बी। तो बेटा देखो सी जो है वो करेक्ट आंसर है और सी करेक्ट क्यों है वो भी बता देता हूं। सुनो मेरी बात, हमने क्या बोला था, दो वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन है किसके थ्रू, ट्रायंगल लॉ के थ्रू। याद करो किसके थ्रू है, ट्रायंगल लॉ के थ्रू। देखो वेक्टर की किससे क्या मुड़नी चाहिए, मतलब एक वेक्टर की टेल पे दूसरे की पूंछ रख दे, हेड रखते थे हम, है ना। जैसे ये अगर मैंने किसी एक वेक्टर में मैं कोई सा दूसरा वेक्टर जोड़ना चाहता हूं, जैसे मान लो मुझे ये कहानी थी हमारी कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो उनके सम को प्रेजेंट करेगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो पहला वेक्टर ये है, इसके पीछे दूसरा वेक्टर ये है, सेम डायरेक्शन में दोनों, और दूसरा जो है जस्ट ऑपोजिट है, ये रहा। तो पता चल गया ना, a प्लस सी बराबर बी होगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? अरे क्लियर है, बिल्कुल बेसिक कहानी है, अपन ने वेक्टर एडिशन में पढ़ ली थी, पहले लेक्चर में ये बात बता दी थी, कल वाले लेक्चर में सबसे पहले यही बात बताई थी तेरे को। अगर नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देख बिल्कुल आसान सी बात है, अपने को डायरेक्शन देखनी इसकी ये है और इसके बाद जस्ट ऐसे जा रहा है ना, लेकिन दूसरा वाला ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के सम को ये प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक के हेड पे दूसरे की टेल जुड़ी हुई है ना, उन दोनों का हमेशा सम होगा, और हेड से हेड और टेल से टेल भिड़ गया ना, वो भाई क्या कर रहा होगा, सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बिल्कुल बेसिक चीज। ठीक, चलिए अब थोड़ी चर्चा कर ली जाए और कुछ चीजों पे। मुझे बोला गया ए एंड बी फाइंड करने इफ द सम ऑफ द गिवन वेक्टर इज 0। मतलब समझे भाई, मतलब इन वेक्टर का एडिशन है 0, जो भी तुझे नजर आ रहा है ना उसका सम है 0, जो भी नजर आ रहा है डायग्राम। अब कैसे है ये तेरा काम है फाइंड करना। ठीक, अभी यही तो सब चल रहा था बेटा क्लास में, यही तो सिखा रहा हूं। देख बिल्कुल बेसिक कहानी फिर से चर्चा करेंगे चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए। ये है भाई अपना बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बिल्कुल सही बात है। ये है अपना ए, हमें क्या करना है, हमेशा एक्स और वाई के अलोंग तोड़ लेना है। तो ये तो अपने आप एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, इनको तो तोड़ने की जरूरत है नहीं, इसको तोड़ लेते हैं। इसका इधर कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में आ गया कितना, a cos 30, और इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा a sin 30। हमेशा याद रहे कि दो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए ना वेक्टर, उनके बीच में ही होना चाहिए, हमेशा याद रहे, है ना। अमिताभ बच्चन कहते ना याद रहे, मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, बस वही वाली बात है। तो हमेशा याद रहे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए अपना वेक्टर, बस, नहीं तो मामला गड़बड़ है। अब हमें बोला गया है कि जो सम आ रहा है वेक्टर का, यानी कि ऊपर वाला ये क्या है, a cos 30, ओहो, इधर वाला है a sin 30, बहुत ही बढ़िया। इधर वाला भाई है b और नीचे वाला भाई है क्या है भाई 10। सम जो है वो आ रहा है 0 के बराबर, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों भी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट या क्या होते, अरे अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो डायरेक्ट हम इनका डिफरेंस ले सकते हैं। किसी को भी बड़ा मानो किसी को भी छोटा मानो, आंसर तो 0 ही आएगा। सम 0 कब आएगा, सम 0 जब आएगा जब ये वाला वेक्टर इसके बराबर हो जाए और ये वाला वेक्टर इसके बराबर हो जाए, तभी 0 आएगा। क्या, क्योंकि चारों एक दूसरे को कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। अरे इन दोनों का डिफरेंस देखो, दो वेक्टर का सम 0 कब हो सकता है, कब हो सकता है, दो वेक्टर नहीं है, यहाँ पे 4 वेक्टर हैं। दो वेक्टर का सम 0 जब हो सकता है जब दोनों ही 0 हो या दोनों बराबर हो और 180 डिग्री पे एक्ट करें, तभी हो सकता है। या तो दोनों का मैग्नीट्यूड 0 कर दे भाई, या दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर करके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करा दे, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर करके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करा दे। क्या यहां पे तेरे को दो वेक्टर
मैग्नीट्यूड बराबर करके अपोजिट डायरेक्शन में नजर करते हुए आ रहे हैं, आने चाहिए। देख सोच, मैंने मान लिया कि 10 है, जो मतलब a cos 30 बड़ा है, तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आ गया a cos 30 माइनस 10, और मान लिया इधर b बड़ा है तो इधर आ गया b माइनस a sin 30। अरे ऐसे ही करते ना, इसमें से घटा दिया, इनका दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये लिख दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये लिख दिया। किसी को भी बड़ा मान, किसी को भी छोटा मान, क्योंकि यहां पे तेरे को वैल्यू नहीं पता, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, अब मुझे बोला है, क्या बोला है कि रिजल्टेंट जो है ना इन सबका वो आ रहा है 0, मतलब फाइनली सब कुछ सॉल्व करके ये बना 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे ये बना। इसको मैं मान लेता हूं P, इसको मैं मान लेता हूं P, और इसको मैं मान लेता हूं Q, थोड़ी देर के लिए, है ना, आसान बनाने के लिए समझा रहा हूं। इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने मान लिया Q। ठीक, P और Q 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है, ये रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब P भी 0 हो और Q भी 0 हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बता, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बता। अरे देख, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी आएगा, मतलब दो वेक्टर 180 डिग्री पे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। मैंने मान लिया ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, डायरेक्शन ऊपर ही आएगी, बड़े वाले की तरफ आती है। इसमें मैंने मान लिया b बड़ा है, क्योंकि मेरे को पता थोड़ी ना, कहीं भी मान सकता हूं। मैंने b को बड़ा माना तो b माइनस a sin 30 आ गया, डायरेक्शन b की तरफ, बड़े वाले की तरफ। दो वेक्टर 90 डिग्री पे खड़े हैं, इसको मैंने p माना, इसको मैंने q माना, समझाने के लिए कि भाई ये अगर वेक्टर और ये अगर वेक्टर दोनों नॉन जीरो हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है और इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता 90 डिग्री पे। तो इनका रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब ये खुद 0 हो और ये भी खुद 0 हो। अरे दो वेक्टर 90 डिग्री पे कैसे 0 हो सकते हैं, उनका तो रिजल्टेंट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का अंडर रूट से दिया जाता है। वो 0 तभी हो पाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड ही 0 हो, मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आ सकता, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया और नीचे वाले को 0 कर दिया, b माइनस ए बराबर साइन 30, b माइनस ए बराबर a साइन 30 बराबर 0। अब देखो यहां से क्या निकला, a cos 30 बराबर 10, इसको इधर लेगा ना 10 को तो बराबर 10। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो a √3/2 बराबर आ गया 10, तो a की वैल्यू आ गई 20/√3। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब a की वैल्यू यहां रख दो, ये भी 0 होना चाहिए, 0 ही है, तो b बराबर a साइन 30, तो हमने लिखा b बराबर a साइन 30। a की वैल्यू पता है कितनी है, 20/√3, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 10 बार कटा तो 10/√3 आ गया b की वैल्यू। निकाल ली a और b की वैल्यू, बस यही करना था, यही करना था बेटा, बिल्कुल आसान सी चीज। कुछ समझ नहीं आया तो बता, अरे कुछ है ऐसा जो समझ नहीं आया मेरे भाई, अरे मेरे भाई जल्दी बता दे, कुछ है ऐसा जो समझ में नहीं आया है। हाँ भाई, अरे मुंह पे पानी मार ले, नींद आ रही है तो। सवाल बता, समझ में आया है या नहीं आया है? अरे तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं समझ में आया है, 1% भी समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी बता भाई। दो वेक्टर, सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे वेक्टर को तोड़ा, ये 4 वेक्टर के फॉर्म में आए, क्योंकि हमारा काम यही है x और y में तोड़ लेना है। हमने काम किया अपना, x और y में तोड़ा। अब मुझे पता चल गया कि इन सबका जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो हमने माना इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पे हैं और 180 डिग्री पे दो वेक्टर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस के बराबर आता है रिजल्टेंट। तो मैंने ऊपर वाले को बड़ा माना, नीचे वाले को छोटा माना, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया और डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ आती है। ठीक है भाई, इन दोनों में से भी रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, इधर वाले को बड़ा माना, इधर वाले को छोटा माना, दोनों का डिफरेंस लिखा, तो भाई ये आ गया डिफरेंस, बहुत बढ़िया बात है। अब दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हैं तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कैसे हो सकता है यार, जब तक वो खुद इंडिविजुअली 0 ना हो जाए। तो मैंने इंडिविजुअली 0 कर दिया, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 आएगा।
तो रिजल्टेंट 0 किया, उसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, यहां से भी मिल गया, यहां से ही मिल गया। चलो एक पोल का आंसर कर दो और बता दो समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए हाँ जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ओहो हो, हाँ भाई 8। एक बच्चे को समझ में नहीं आया फिर से। मुझे पता है ये किसको समझ में नहीं आया है, मुझे ये भी पता है ये किसको समझ में नहीं आया है। किसको समझ में नहीं आया है? ईमानदारी से बताए किसको समझ में नहीं आया है? किसको समझ में नहीं आया है? चलो भाई किसको समझ में नहीं आया ये तो बताओ, और क्या समझ में नहीं आया है? बेटा तैयारी ऐसे नहीं होती है जेईई मेन की। जेईई मेन की तैयारी करने के लिए खुद को बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आई होप कि आप लोग उतना कर रहे हैं। प्लीज सारी की सारी चीजें आप ढंग से स्ट्रिक्टली पढ़ा कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए बेटा अब देखो यूनिट वेक्टर जो है इसकी बात हमने कल थोड़ी सी की थी, थोड़ी सी आज और कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ी सी अरे हल्की सी। ठीक, मान लो मैंने आपको बताया था कि हर एक डायरेक्शन का, जैसे जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, हर एक डायरेक्शन का अपना अपना यूनिट वेक्टर होता है, अपनी अपनी पसंद है। तो इसका होता है आई कैप, इसका होता है जे कैप और इसका होता है के कैप। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए तो लगाया जाता है। अगर मैं मान लो एक फोर्स लग रहा है ऐसे 5 न्यूटन का, कहां पे? वाई डायरेक्शन में, तो मुझे इस 5 न्यूटन को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 5 न्यूटन जे कैप। तो मेरे को समझ में आ जाएगा मैग्नीट्यूड फोर्स का 5 न्यूटन है और डायरेक्शन जे कैप यानी कि वाई डायरेक्शन में। जो आई, जे और के इनका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, क्योंकि डायरेक्शन को बताते हैं बेटा। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया आपको कि यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जाता है। अगर मेरे को कोई वेक्टर पता है ए, तो उसे मैं प्रदर्शित करूंगा हमेशा ए वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि पहले मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन। ठीक है, ए कैप। तो ए कैप को कैसे लिखा जाएगा बेटा? ए कैप को लिखा जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। अगर मुझे किसी भी वेक्टर की वैल्यू पता है और मुझे उसका यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो मैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर आ जाएगा उस डायरेक्शन का। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, 1 होता है सिर्फ। तो भैया मुझे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वहीं पे यूनिट वेक्टर बन गया। कोई भी वेक्टर है ज्यादा उछल रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कोई भी वेक्टर है बहुत ज्यादा उछल रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बस इतनी सी चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की कहानी? चलिए बहुत अच्छी बात। अब यार मान लो जरूरी तो नहीं है कि फोर्स सिर्फ या फिर कोई भी वेक्टर हो सिर्फ वाई में हो, एक्स में हो, जेड में हो। तो यूनिट वेक्टर जो है मतलब जो वेक्टर है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे बोला जाए कि कोई वेक्टर है वो स्पेस में ऐसे लग रहा है, कहीं पे ऐसे कहीं पे एक्ट कर रहा है और ये वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है ना जो भी एक्ट कर रहा है स्पेस में, अरे जरूरी नहीं ना सिर्फ एक्स में करे या वाई में करे या जेड में करे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कोई भी वेक्टर कहीं पे स्पेस में लग सकता है, अभी बताएंगे जब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। बट ये बात तो फैक्ट है ना भाई कि कोई भी वेक्टर स्पेस में कहीं पे भी एक्ट कर सकता है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। अब मान लो ये वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर लेट से हमें दे दिया ए वेक्टर बराबर स्पेस में कोई वेक्टर है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये वेक्टर दे दिया हमें भाई साहब। हमें बोला गया कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे इस वेक्टर को पकड़ना है, एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? मैग्नीट्यूड का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना है। देख एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना? 1, क्योंकि आई कैप के साथ 1 लगा हुआ है। तो एक्स में मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का 1, वाई का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का 4
और z का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का 5। ठीक है, अब क्या ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के? बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरे वेक्टर का जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इससे इसे डिवाइड कर दो बस ए वेक्टर को। ये क्या बन गया अपने पास में 1 + 16 + 25। 25 और 16 कितने हो गए बेटा? 35 और 6 31 और 10 41 और 1 42। ये आ गया एक है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे क्लियर है बेटा सभी लोगों को? हमने कुछ नहीं किया है, हमें अगर कोई स्पेस में वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर का हमें क्या करना है? अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस हमें उस वेक्टर को लिखना है और उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देना है। क्यों? क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा एक दूसरे के, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर है तीनों, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब i कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, उतना करोगे बात बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास में एक कैप। समझ में आया है? अरे समझ में आया है क्या बेटा? कुछ नहीं करना है, बस वेक्टर को लिखना है, जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर पूछा हुआ है ना, उसे लिखना है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको आता ही है वेक्टर का, अभी तो बताया है, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, y का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, z का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और तीनों का ले लो सम करके अंडर रूट। तो आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब एक आखिरी पोल करते हैं कि आज की क्लास में जो भी चीजें हुई हैं वो आपको समझ में आई है या नहीं आई हैं। तो पोल का आपको आंसर करना है और आगे की कहानी चालू की जाएगी कल हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन और बात करेंगे। हाँ कर दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन और बात करेंगे हम किसकी? एडिशन के क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी वेक्टर की जो छोटी मोटी कहानी थी वो खत्म हो चुकी है। अब आपको बस प्रैक्टिस करवाई जाएगी सवालों की, होमवर्क आपको मिलेगा ऐप डाउटनट ऐप से, आप अपना होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व करें उस होमवर्क को। कल उसका सबसे पहले डिस्कशन होगा, फिर आगे कहानी पे चलेंगे। चलिए बेटा, ओके, चलिए, काफी अच्छा अंत हुआ क्लास का। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। बाकी कल की बात करते हैं कल। होमवर्क जो है वो आपका ये रहा पहला, ठीक है, ये आपको डाउटनट ऐप पे मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको डाउटनट ऐप पे मिल जाएंगे। और ये रहा दूसरा सवाल, ठीक है, मतलब 4 सवाल हैं होमवर्क में। डाउटनट ऐप से यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू।